पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। नहीं, वो अंदर से खुद भी जानते हैं कि हम वीक हैं, हमारे आर्गुमेंट कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते टेबल टॉक। लेकिन वो इसीलिए देखिए वो अपने मुल्क की तबाही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं वो इंडिया की भी तबाही कर रहे हैं। देखिए इंडियन अवाम जो है, इंडियन जो सिविल सोसाइटी है, उनको पहली बात यह है कि उनको हकीकत बताई नहीं जाती। जो इंडियन मीडिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन बताता है कि वो टेररिस्ट है, वहां पे पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है, और कश्मीरी जो है ना वो हर कश्मीरी टेररिस्ट है। कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ इंडिया में क्या हो रहा है आपके इल्म में है। जो कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने भी किया, अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल को क्यों वहां से निकलना पड़ा, उसका भी जो मेन रीजन है वो कश्मीर है। आप देखें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं 2018 की, 2019 की, उसको जुटलाया नहीं जा सकता। वो कश्मीरियों ने तैयार नहीं की, वो पाकिस्तान ने तैयार नहीं की, वो रिपोर्ट इंटरनेशनल बॉडी ने तैयार की है। तो आप क्यों नहीं खोलते, आप क्यों नहीं लोगों को आने देते? आप आने दे, जो आप जब तक आप देखें आप ताकत के बलबूते पे जो आप खत्म करना चाहते हैं, मोदी जी के सर पे एक सवार है, वो समझते हैं कि ताकत के जरिए वो खत्म कर लेंगे, लेकिन ये कभी नहीं होगा। आपको हल करना होगा, बैठ के बात करनी होगी और कश्मीरियों के साथ बात करनी होगी। ठीक है जी, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया, काफी डिटेल में आ गया। तर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। अरविंद ने कुछ बातें की थी और मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज ये पॉइंट जरा नोट कर लें। मैं आपसे जरा जवाब चाहूंगी कि आप जरा अरविंद को तसल्ली बख्श जवाब दें तमाम बातों का। देखिए पहली तो बात ये है जो इन्होंने चार्जेस लगाए हैं, क्या मैं उनका कहा है कि उनकी वालदा ने आने से पहले, मैं उससे टोटली एग्री करता हूं कि दोनों तरफ, चाहे पाकिस्तान हो इंडिया हो, लोग मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अमन पसंद है। पर मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह अरविंद जी की वालदा ने उनको कहा, इसी तरह जो भारतीय फौजी कश्मीर जा रहे होती हैं उनकी वालदा जो है वो भी उनको इसी तरह मैं आपको काट रही हूं, एक मिनट, अगर मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। अरविंद कुछ और भी ऐड करना चाह रहे हैं, मैं चाहती हूँ जरा सुन ले कि अरविंद आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी देखें जी, पाकिस्तान की तरफ से 2 मेहमान हैं और शायद इंडिया की तरफ से मैं एक हूं, तो मुझे फिर आप इक्वल टाइम दें। इन्होंने बहुत सारे चार्जेस लेवल किए हैं। आपके जो दूसरे मेहमान हैं, अली वजीर, शायद उनका नाम बताया आपने, तो यूएन की रेजोल्यूशन का इन्होंने हवाला दिया। इन्होंने जी हाँ जी, तो इन्होंने हवाला दिया। अरविंद मेरे ख्याल से ठीक है। अरविंद एक मिनट, अरविंद मेरा पॉइंट सुनिएगा एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा प्लीज। मैं बारी बारी आप सबको मौका दे रही हूँ। मैं मेरे ख्याल से मैं बारी बारी सबको मौका दे रही हूँ। अतर से सवाल पूछा, फिर आपकी तरफ आई, फिर अली साहब की तरफ गई, अब मैं अतर के पास आई हूँ आपकी बातों का जवाब लेने के। इसके बाद डेफिनेटली मैं आपके पास आऊंगी, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। आपसे जरा गुजारिश है कि अतर साहब आपकी बातों का जवाब देते, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जी अतर। जी, पहली बात तो ये है कि ये इंडियन मीडिया नहीं है कि आपकी वॉल्यूम कम कर दी जाएगी या आपको मौका नहीं मिलेगा, आपको पूरा जवाब का मौका मिलेगा, आप दीजिएगा, खुद दिल भर के जवाब दीजिएगा। अच्छा, जिस तरह मैं ये कह रहा था कि देखिए दोनों तरफ मेजॉरिटी लोग, अरविंद की बात से मैं एग्री करता हूं कि एक तरह से सोचते हैं, वो अमन भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो भारत के अंदर इस वक्त रजीम है, जो मोदी जी की हुकूमत है, वो मैं क्या कह रहा हूं दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। इस वक्त दुनिया क्या कह रही है, यूनाइटेड नेशंस के जो अंडर सेक्रेटरी जनरल हैं अडामा डियांग, मेरे ख्याल में उनका नाम है, और वो जेनोसाइड की प्रिवेंशन के एडवाइजर भी हैं, उन्होंने क्या कहा भारत के बारे में। जो माएँ बैठी हुई थी हमारी शाहीन बाग में, क्या भारत की माओं को वो मुसलमान माएँ नजर नहीं आई जो शाहीन बाग में एनसीए के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो उनको नजर नहीं आई। तो प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, जिस अली साहब ने भी कहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल अपना काम छोड़ के चली गई, उन्होंने कहा भारत में काम ही नहीं कर सकते। तो पूरे भारतीय जो सोसाइटी है उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे इस वक्त जो एक हुकूमत है, एक एक्सट्रीमिस्ट हुकूमत है, और इन्होंने जमात इस्लामी का जिक्र किया। अगर पाकिस्तान में आप कोई भी रिलीजियस पार्टी देख लें, हर किसी को अपने रिलीजियस व्यूज आगे करने की हक हासिल है, उसमें हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन रिलीजियस पार्टीज पाकिस्तान में 6-7% वोट भी नहीं लेती हैं। भारत के अंदर तीसरी चौथी दफा वहां पे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी मुंतखब की है उस सोसाइटी ने। तो वो सोसाइटी किस तरफ जा रही है वो आपको अंदाजा मोदी जी की हुकूमत के इकदामात से लगता है, और उनका वहां पे जो रवैया है माइनॉरिटीज के साथ, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, EU की रिपोर्ट्स हैं, जो सबरम स्वामी साहब हैं, उन्होंने क्या कहा
कि जी मुसलमान इक्वल नहीं है। तो इस किस्म की बातें जब आपके मिनिस्टर्स करेंगे वहां पे जो इस वक्त जिस तरह की सरकार है, तो उस पर तो लोग सवाल उठाएंगे। और वो तमाम जरीदे, वो तमाम अखबारात जिनके अंदर पाकिस्तान के हवाले से ही खबरें ये इंडिया के हमारे दोस्त हमें दिखाते थे, आज उन्हीं अखबारात में, चाहे वो गार्डियन हो या इसी महीने की फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हो, जिसमें बताया गया कि भारत के अंदर एक्सट्रीमिस्ट कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि इवन के वहां पे मुआशरे का ऐसा असर हो रहा है कि मुसलमान भी एक्सट्रीमिस्ट हो रहे हैं और वहां से निकल के जाके दाइश को ज्वाइन कर रहे हैं। तो वो तमाम अखबारात, वो तमाम ब्रॉडकास्ट करने वाले इदारे अब इनके हवाले से जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनके ऊपर भी आप नजर डालें। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात को मानता हूं कि तारीख 2014 से नहीं शुरू होती। हमें 2008 भी याद है जब मनमोहन सिंह साहब ने शाम उल शेख में माना था लिख के कि हम बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, टेररिज्म को वहां पे हम फैसिलिटेट करते रहे हैं, और बाद में बीजेपी ने कहा कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, 12 समुद्रों के पानी से भी धोएंगे तो ये चीज नहीं मिटेगी। हमें कारगिल से पीछे हमें सियाचिन भी याद है, सियाचिन से पीछे हमें बांग्लादेश भी याद है, बांग्लादेश से पीछे हमें बहुत सारी चीजें याद हैं। तो तारीख तो हमें भी याद है इसी तरह, लेकिन इस डिनाइल फैक्टर से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे और एक्सट्रीमिस्ट लोगों को मुंतखब करते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल बेहतर होगी। ठीक है जी, चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अरविंद, आपकी तरफ आना चाहूंगी। मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे थे तो मैंने कहा था अपनी बारी पे कहिएगा। जी प्लीज। जी मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। अजहर काज़मी साहब ने भी बहुत सारे चार्जेस लेवल कर दिए हैं। खैर एक एक करके जवाब देता हूं। सबसे पहले तो हम आए यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर, जिसका हवाला पाकिस्तान बार बार देता है। बार बार हम पाकिस्तान से ये सुनते हैं कि जी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात वहां पे होती है। कहते हैं जी कश्मीरियों को उनका जो है वो राइट मिलना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 है, आप उसको अगर पढ़ें तो उसमें 3 बातें लिखी हुई हैं कि वहां पर रायशुमारी जो होगी वो क्या उसका चार्टर होगा, किस तरह से वो होगी। पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान को अपने यहां से सारी फोर्सेस और सारे जितने भी नॉन कश्मीरी हैं उनको बाहर निकालना होगा। सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान को ही अपनी फोर्सेस क्यों निकालनी पड़ेंगी, तो उसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान हैज बीन लेबल्ड एज एन अग्रेसर ऑन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लोग तो आजाद ही थे जी, आप ही ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया उनके साथ और आप ही ने उसका वायलेशन भी किया। एयर मार्शल असगर खान साहब ने अपनी किताब में और टीवी इंटरव्यूज में बहुत बार ये बात कही है, जंग चाहे 48 की हो, 65 की हो, सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है। लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वो ये हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की। मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं, उनसे वो आपको बता देंगे। कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी, कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे। ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, उन पर आता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, तो मैं हमेशा ही बात कहती हूँ कि अंग्रेजी का किसी की जहानत से या किसी की सोच से कोई ताल्लुक नहीं। अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक जबान है। अतर आप इस बात से अग्री करेंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका IQ लेवल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह आप लंदन में रहते हैं अतर, तो वहां पे बहुत से लोग फर अंग्रेजी बोलते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज है, वो गोरों को बोलता हुआ सुनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी का कोई आपके IQ लेवल से, आपकी सोच से, आपकी जहानत से कोई लेना देना नहीं है। आप इंटरप्ट तो ना जी जी आपकी अक्सर बात की जाती है, इसलिए मैंने ये बोला जी। आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर। ना करें मुझे, ये ना करें। अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत या किसी की जहानत है, कोई पैरामीटर नहीं है। सच जी, मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ। पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है
वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है। ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 90-95% अवाम उर्दू स्पीकिंग है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम अपना बयानिया चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर, लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ। अच्छा, तो जिनको अंग्रेजी आती है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में कम परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप अख्तर काज़मी साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त आपको बोलिएगा। आप अच्छी बात बोले तो हम आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरबी जिनके कुछ सर पैर धड़ है ही नहीं। चलें जी, आगे चलें, आगे अंग्रेजी पे आगे ना, चलिए आगे चलें, आप तब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चलें साहब जी। अरविंद आप आगे चलिएगा जी, प्लीज अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें। अरविंद उनको भी शामिल गुफ्तगू ना, अगले पॉइंट पे चलें। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से पॉइंट मुकम्मल करें जी, आगे चलें। सुन रहे हैं आप, बोलें आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप। जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शराइत है। पहले की पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा। उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेस विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई। ना नौमन तेल था, ना राधा नाची। अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर, आपके जो आरएसएस के जो है कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया। मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अल-कायदा, अल-शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, ये जो तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खित्ते, किसी दहशतगर्दों को फंडिंग करते हैं, उसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। वैसे तो आप कह रहे हैं मैं बहुत कुछ पढ़ता हूँ, आप कितनी रीडिंग है। अतर मुझे जरा आप ठीक है, आप जरा ठहर जाइए। अतर जरा इनको जवाब दीजिएगा, इनकी जो रॉ है वो कितना दहशतगर्दों को फंडिंग करती है। पाकिस्तान में जासूस भेजे जाते हैं, क्यों? कुलभूषण कौन है? जीता जागता सबूत है, जिंदा मिसाल है। थोड़ा सब्र रखें। दुनिया में रह रहे हैं परवीन साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मतलब सब्र रख सकता है कोई, लेकिन इतना झूठ कोई नहीं सुन सकता। आप सिर्फ ये है कि देखिए, बोले चले जाए। एक मिनट सिर्फ अरविंद, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अरविंद एक मिनट, अरविंद सुन लेना। अरविंद आप पिछले 7 मिनट से अकेले बोल रहे हैं, मुझे 35 मिनट के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों की राय शामिल करनी है। मैं आपको एक टाइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना, मुझे बारी बारी सबकी तरफ जाना है। प्लीज जरा आप मौका दीजिए, अतर को मौका दीजिए प्लीज। 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता ना प्रोग्राम में। प्लीज आप बात को समझिए। अतर आपकी तरफ आ रही हूँ, अपनी बारी में बोलिएगा जी। अतर जी अरविंद जी, अपनी बारी में तो बेहतर होगा, अपनी बात कहने देना तो थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं। अरविंद आप 8 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आप ये देखिएगा यूट्यूब के प्रोग्राम में कि आप कितने मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आपको किसी ने नहीं टोका। आप प्लीज दूसरों को मौका दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता 35 मिनट के प्रोग्राम में 10 मिनट लगातार एक गेस्ट बोले, ऐसा हो नहीं सकता जी। 10 सेकंड का मतलब 10 सेकंड थे नहीं ना, आपने 8 मिनट में भी बात का मुकम्मल नहीं किया, अभी भी आप गिला कर रहे हैं जी। जी अतर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ ये 10 सेकंड मैं अपनी बात खत्म में तो मेरी बात खत्म हो जाती है। अतर प्लीज कंटिन्यू, मेरी बात ही खत्म हो जाती है। जी आरएसएस मैं ये कह रहा हूं कि देखें, इन्होंने जितनी भी तंजीमों का नाम लिया, इन्होंने जितनी। अरविंद साहब आपके साथ मैं सोलो प्रोग्राम तो कर लेती हूँ, आपकी पूरी बातें सुनती रहूंगी। है इस सरजमीन हिंदुस्तान पर वो धरती के बेटे हैं, वो धरती के बेटे हैं। अरविंद साहब आपने सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। अब आपने बहुत सी बातें कर ली, मुझे जवाब भी तो ले लें अतर साहब से, फिर अली रजा साहब की तरफ भी जाना है मुझे। अच्छा अतर जी, अच्छा पहली बात यह कि होता इस तरह है कि आप अक्सर कहते हैं कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो शुरू होते हैं महात्मा गांधी से और आखिर में वो नथुराम गोडसे निकलते हैं।
तो ये भी अंदर से इनका आरएसएस का जो भक्त होता है वो निकल आता है। अरविंद जी का भी निकल आया, वो आपने देखा। अब इन्होंने जितनी भी तंजीमों का नाम लिया मैं है, आपके वो ऊपर तमाम कोई फ्रिंज जातियात पे ना उतरे, काज़मी साहब, नहीं, जातियात पे ना उतरे, वरना मतलब ओसामा आप बिन लादेन को शहीद इमरान खान ने कहा है, तो मैं दहशतगर्द नहीं बोल सकता आपके प्राइम मिनिस्टर को। आई कांट कॉल दैट लो। अरविंद साहब बात सुने ना, बात सुन ले। एक ओसामा बिन लादेन शहीद है क्या? दहशतगर्द दिया। आप गोडसे पे क्या एतराज करती हैं? 70 सालों में आपको गोडसे से आगे कोई ये बात नहीं बढ़ी। बात सुन ले, एक गोडसे, बात सुन लो ना एक यार, कुलभूषण जाधव, 93,000 लोगों को लेना पकड़ा थोड़ी हमने सी। 71 में। अगर जर्नलिस्ट बन गए ना, आपके प्राइम मिनिस्टर कोई तनकीद बर्दाश्त कर सकती है ना आपको कर सकती है। मेरी बात सुन ले, आपने पूरे एक जो बिलियन मुसलमान हैं उनको दहशतगर्द कह दिया। बात तो सुन ले ना, एक मिनट, अगर आप एक मिनट मेरी बात, अरविंद साहब, आपने 1 बिलियन मुसलमान को दहशतगर्द कह दिया। आपने कहा दुनिया में जितने भी दहशतगर्द हैं वो मुसलमान, आपने कह दिया। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आप पे तनकीद ना करूं। इंडियन मुसलमान नहीं कहा है, ज्यादातर पाकिस्तानी है। बात सुने, फ्रांस में जो अटैक हुआ है अभी कुछ रोज पहले, वो मुसलमान करते हैं, वो पाकिस्तानी। अच्छा सुन तो लेना, आप सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ। आपने जिन जिन तंजीमों के नाम लिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, आप सुन तो लेना एक मिनट। अच्छा सुन तो लेना, मैं अब आपको जवाब ये दे रहा हूं कि आपने जितनी भी तंजीमों के नाम लिए हैं ना, आपने कहा कि आरएसएस तो धरती के बेटे हैं, पर ये सारी तंजीमें ये दुनिया भर में, पर ये वो तंजीमें हैं अरविंद साहब जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। इनको किसी भी मुल्क में 10,000 वोट नहीं पड़ेंगे। मसला ये कि आपके मुल्क में इंतहा पसंदों को करोड़ों वोट पड़े जी, करोड़ों वोट पड़े आपके इंतहा पसंदों को। इनको कौन वोट देता है? अलकायदा कभी कहीं पे हुकूमत बना सकती है? ठीक है, अब मतलब किसको? आपका पूरा मुआशरा आरएसएस और बीजेपी को वोट देने वाला है। पाकिस्तान में कभी कोई इस तरह की कोई फ्रिंज एलिमेंट, कोई इस तरह की इंतहा पसंद तंजीम हुकूमत बना सकती है? कभी भी, कहीं पे भी नहीं। तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये दहशतगर्द तंजीमें नहीं है, ये है दहशतगर्द, ये है दहशतगर्द तंजीमें, पर दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया। दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया, मजहब के नाम पे बनाया, दहशतगर्दी के नाम पे नहीं बनाया। होना चाहिए था दहशतगर्दी के नाम। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? मतलब ये मुझे ठीक है, मैं चला जाऊंगा दुनिया में। तो एक जो बंदा सेकुलर नजरिया रखता हो उसी को हक है कि वो सेकुलर मुल्क में जाए। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिल में नजरिया बसा के बैठे हैं। मैंने कहा देखे कि ये अपने मुल्क में की ली हुई है। बात तो सुन लेना, आप बात सुन लें। अपने मुल्क में तो आप मुसलमानों को नहीं रहने देते, आपका दिल है किसी और मुल्क में भी जाके वो ना रहें। तो ये है आपकी इंतहा पसंद सोच, जो ये कह रहे हैं कि ये अतर काज़मी इंग्लैंड में क्यों बैठा है। अब सोचिए अगर मैं इनके इंडिया में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या करेंगे? वो लोग जो बाहर मेरे साथ क्या, ये लोगों की इंतहा पसंद सोच है। देखिए, ये बड़े मीठे अंदाज में जहर फैलाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बड़े प्यारे अंदाज में वाजपेयी जी की तरह बड़ा आस्ता आस्ता बोल के, पर अंदर का जहर निकल आता है। फिर अगेन मैं ये कहूंगा, जितनी भी इंतहा पसंद तंजीमें हैं, चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो, काबिल मुजम्मत हैं। जो भी दहशतगर्दी करता है वो गलत करता है। और प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान ममालिक में दहशतगर्द तंजीमों को, इंतहा पसंदों को मेजॉरिटी वोट नहीं पड़ते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पड़े हैं 3-4 दफा पड़े, तो ये मसला है। वो इंसान ही नहीं है जो दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल, मतलब क्या जो तामिल टाइगर्स थे जिन्होंने सुसाइड बमिंग शुरू की थी वो मुसलमान थे क्या? कामाकाजी जो जापान के फाइटर थे जिन्होंने जहाजों में जाके खुदकुश हमले करते थे वो मुसलमान थे? प्रॉब्लम ये है कि आप एक पूरे मजहब को, हम तो कभी नहीं कहते कि हिंदुइज्म जो है वो दहशतगर्दी की बुनियाद है। हाँ, कोई हिंदू बुरी हरकत कर सकता है, पर हम मजहब को कभी बुरा नहीं कहते। क्या कुछ कहा था शुरू में? अच्छा, हाँ, मुझे अली रजा साहब की तरफ आना है। मैं आती हूँ अरविंद, आपकी तरफ आती हूँ। अली रजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब काफी देर से खामोश हैं। मुझे अली रजा साहब की तरफ जाना है। अच्छा, शाहीन बाग में एक मिनट में आप दोनों की इजाजत से अरविंद नतर प्लीज मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। मैं अली रजा साहब की तरफ जाना चाहती हूँ। एक मिनट, अली रजा साहब पाकिस्तान, आपकी तरफ आती हूँ। अफगानिस्तान से गए। आपकी बात कुछ हद तक मैं समझता हूँ। अरविंद आपके साथ सोलो शो रखूंगी मैं, क्योंकि आप किसी को बोलने नहीं दे रहे। अच्छा जी, अरविंद प्लीज जरा मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अली रजा, 71 में पाकिस्तान आए थे आपने। अरविंद आपके साथ तो 3-4 प्रोग्राम्स होंगे, तो आपके सारे सवाल मुकम्मल होंगे। आपने उनको आज तक सिटीजनशिप नहीं दी है जी। आप किस मुंह से वहां पे हिंदुस्तान में वकालत कर रहे हैं शाहीन बाग की? आप किस मुंह से वकालत कर रहे हैं? आपने बिहारी मुसलमानों को सिटीजनशिप दी है। अच्छा, खामोश होकर भी खामोश नहीं है, तो मुझे लगता है बात मुकम्मल होगी, फिर कंटिन्यू होगी। 1 मिनट अरविंद, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा। मुझे अली रजा से पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तानी है। आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी है, और आप इंडिया को कह रहे हैं कि इंडिया ने सिटीजनशिप नहीं दी है। तो खुदा का खौफ करें थोड़ा आप। नहीं,
खुदा का खौफ करें, आप भी खुदा का खौफ करें। जो कुछ आप कश्मीर को एक तरफ तो कहते हैं, कश्मीरियों के साथ मुल्क आप हैं, आपको पहले बिहारियों को सिटीजनशिप देनी चाहिए। अली रज़ा साहब बोलेंगे, उनको बोलने दीजिए। अली रज़ा साहब, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हैं, जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं वहां पे, वो टेररिज्म नहीं है। वो आप एक तरफ आप कहते हैं कि वो कश्मीरी आपके अटूटंग हैं, और दूसरी तरफ आप उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों 3 बच्चे आपने मारे हैं वहां के आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो क्या एक भी किसी के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ है? और जितना स्टेट टेररिज्म मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, कभी कोई आवाज उठी है आपकी तरफ से कि वो जुल्म नहीं होना चाहिए? देखिए, जुल्म जहां भी हो वो कंडेमेबल है, उसको करना चाहिए। जहां भी दहशतगर्दी हो उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो कुछ मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी, और अली रज़ा साहब, मुझे बड़ा दुख होता है। अली रज़ा साहब, जरा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। मुझे बड़ा दुख होता है, अभी ये दहशतगर्दी के बारे से बात कर रहे थे अरविंद, मुझे बड़ा दुख होता है जब फ्रीडम फाइटर्स को, जो कि अपने लिए लड़ रहे हैं, जब उनको ये कह देते हैं, इनका भारतीय मीडिया उनको आतंकवादी, उनको पत्थरबाज, न जाने क्या क्या कह रहा होता है। वो फ्रीडम फाइटर हैं, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, सही ना अतर जी? अली रज़ा, बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रीडम देखिए, ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर में है कि आप ऑक्यूपेशन फोर्सेस के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल मीन्स अवेलेबल वो आप यूज कर सकते हैं। तो कश्मीरी अमन के साथ, कश्मीरी पुरअमन तरीके से इनके सामने बाहर निकल के सड़कों पे जाके हमने कहा कि हमें हमारा हक दिया जाए, हमें ट्रीट किया जाए एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन भारतीय सरकार और खासकर इनको इस बात पे बड़ा एतराज होता है कि बुरहान वानी को हीरो क्यों कहा जाता है? बुरहान वानी हीरो था, इसलिए उसको हीरो कहा जाता है। हमारे बच्चों को जिस तरीके से इन्होंने पैलेट गन का इस्तेमाल करके जिस तरीके से उनको अंदर किया गया, कोई दुनिया की कोई तारीख नहीं बताती। जिससे अगर ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे शहरी हैं, हमारा अटूटंग है, तो कश्मीर में ये जुल्म जो लोग कर रहे हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस चला, आज तक किसी को इन्होंने सजा दी? इसका मतलब ये है कि ये स्टेट टेररिज्म जो आजाद मकबूजा कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये जुल्म भारतीय जो इस वक्त आरएसएस के जो हुंडे मैं कहूंगा, उन्होंने बच्चों को स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में मारा, दिल्ली में, बंगलोर में, वहां पे, तो वो उसके खिलाफ क्या हुआ? उनके खिलाफ कोई आवाज उठी? नहीं। एक बच्ची का रेप हुआ इंडिया के अंदर तो मिलियंस के हिसाब से लोग आए। हमारी बच्चियों के साथ रेप होता है, क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? और उसके ऊपर आपकी सिविल सोसाइटी में भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ कि आपका जो गलत प्रोपेगेंडा है, कौन है? जो इनकी भारतीय सेना, इनकी भारतीय फौज रेपिस्ट है। और उन्होंने देखिए, चले आप मुझे रिस्पॉन्ड करने दें आप, फिर मैं आपको जवाब देता हूं उसका। साल हो गए। तो होस्ट का मतलब है कि होस्ट हकाइक बयान नहीं कर सकती, होस्ट सच नहीं बता सकती। आप सुने, अब जरा हकाइक मेरा काम है मैं आपको मौका दूं कि आप बात करें। मैं आपको भी सुन रही हूँ, मैं आपको पूरा मौका दे रही हूँ, आपका झूठ नहीं सुना रही हूँ लोगों को, क्योंकि मैं होस्ट हूँ प्रोग्राम की। लेकिन जहाँ हक सच की बात होगी मैं करूंगी। आप लोग बुरहान वानी को हीरो क्यों नहीं मानते, जरा ये बताइएगा जी अरविंद। बुरहान वानी आपको हीरो नहीं लगता? सच जो है, बार बार जब आप मुसलमान को ये कहते हैं ना हक सच, तो बात इस्लाम की कर रहे होते हैं, रिलीजियस वर्ड्स ना लेकर आए। आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। मैं जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। राइट जो अतर आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। बुरहान वानी हमारे लिए तो हीरो है जी। अतर जी, वो अरविंद साहब का लास्ट कमेंट ले लें, इसलिए कि वो फिर कहेंगे कि उनको मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूं कि वो उनसे भी आप ले लें कमेंट। खुद बात नहीं करे आप, आपका लास्ट कमेंट जी। नहीं, मेरा लास्ट कमेंट जी अतर नहीं, मेरा लास्ट कमेंट यही है कि देखें, टू बी ऑनेस्ट, हम चाहते हैं अमन हो, हर जगह पे हो, और हक जो है ना, मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो इन्होंने हक की बात की, हक का मतलब होता है राइट। इट डज नॉट हैव एनी रिलीजियस कॉन्नोटेशन, कोई रिलीजियस मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं चाहे हक पाकिस्तान में अगर किसी के साथ ज्यादती हो, पाकिस्तान में हमारे किसी हिंदू, क्रिश्चियन, किसी भी भाई के साथ ज्यादती हो, तो उसके खिलाफ भी हम बोलें। अगर इंडिया में हो तो उसके खिलाफ भी बोलें। तो ये कोई रिलीजियस मसला नहीं है, ये इंसानी हकूक का मसला है। आपने आते साथ इसको मजहबी जंग बना दिया, ये मजहबी जंग नहीं है, ये रिलीजियस मसला है। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, कश्मीर का इशू है। उसको जब तक आप हल नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। कश्मीर इशू इज द इशू, रिलीजन का यहाँ पे कोई मसला नहीं है।
ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ उसका। बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कोई रिलीजन का मसला नहीं है, कश्मीर ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, आप तो वो भी नहीं मानते उन्होंने ना। बात कही। जी 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 अरविंद, आप लोग तो उसको डिस्प्यूटेड भी नहीं मानते ना। जी लास्ट कमेंट। कश्मीर का जो मसला है ये एक रिलीजियस मसला नहीं है, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, और मैं चाहता हूँ कि ये रिलीजियस मसला हो भी ना। सैयद अली गिलानी साहब कहते हैं ना, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, आप लोग तो वो भी नहीं मानते। टू लिव इन अ नॉन मुस्लिम सोसाइटी एज फॉर अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक मुसलमान का गैर मुस्लिम मुआशरे में रहना उसी तरह से है जैसे एक बिन पानी के मछली का। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत आगरा में।